न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी में रामायण का कनेक्शन, महेश बाबू को राम बनते देख एसएस राजामौली के रोंगटे खड़े। बाहुबली और ट्रिपल आर के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म का फाइनल टाइटल वाराणसी घोषित किया। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। राजामौली ने खुलासा किया है कि फिल्म का एक महत्वपूर्ण सीक्वेंस भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है। राजामौली ने कहा कि महेश बाबू को भगवान राम के रूप में देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, महेश में कृष्ण जैसा चार्म और राम जैसी शांति है। जब उन्होंने राम के गेटअप में फोटोशूट के लिए पहली बार देखा तो वे उलझन में आ गए थे और बाद में उस फोटो को अपना वॉलपेपर बना लिया। उन्होंने आगे कहा कि इस सीक्वेंस का 60 दिनों तक शूट किया गया और इसे फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा माना जा सकता है। फिल्म के टीजर फुटेज में लीक होने पर भी राजामौली ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि ड्रोन के इवेंट के दौरान फुटेज कैप्चर कर लिया, जिससे कंटेंट सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के सामने आ गया। राजामौली ने कहा कि यह उनकी टीम की 1 साल की मेहनत और करोड़ों रुपए की मेहनत का असर डालने वाला कदम था। राजामौली ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में वह महाभारत का पर आधारित बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि उनकी पिछली फिल्मों में पौराणिक किरदारों की झलक देखने को मिली थी। अगली खबर, बम धमकी मामले में हड़कंप, एसके स्टालिन, अजीत कुमार समेत 4 हस्तियों के घर को निशाना। चेन्नई में सोमवार को एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, अभिनेता अजीत पवार, अरविंद स्वामी और अभिनेत्री खुशबू के घरों को बम धमकी का लक्ष्य बताया गया है। प्राप्त ईमेल के आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह धमकी एक अनाम ईमेल के जरिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय को भेजी गई थी। धमकी में बताया गया था कि 4 व्यक्तियों को आवासों पर बम लगाए गए हैं। घटना सामने आते ही बम निरोधक दस्ते और श्वान टुकड़ियां तुरंत एक्टिव हो गई और 4 स्थानों पर पूरी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी जगह पर विस्फोटक नहीं मिला। पैनी जांच के बावजूद यह धमकी फर्जी पाई गई। पुलिस ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और साइबर अपराध शाखा हर इस मामले के स्रोत और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रही है। अगली खबर, लद्दाख और चीन में तड़के भूकंप के झटके, किसी नुकसान की खबर नहीं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार लद्दाख के लेह में आज तड़के 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई तक था और लोगों ने हल्का कंपन महसूस किया। राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार के राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश चीन के झिंजियांग में भी देर रात 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र भी 10 किमी गहराई पर था। दोनों देशों में अब भूकंप उथली गहराई पर है, लेकिन किसी तरह की जनहानि या क्षति की खबर सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप गतिविधियां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत का लगभग 60% क्षेत्र भूकंप संवेदनशील है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र सबसे ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है। अगली खबर, सऊदी अरब के भीषण सड़क हादसा, 42 भारतीय यात्रियों की मौत। भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही एक बस के डीजल टैंकर में भिड़ने के बाद हुए भीषण सड़क हादसे में 42 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। हादसा मुफरिहत इलाके में हुआ और मरने वालों में अधिकांश हैदराबाद के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। ये उम्रा यात्रा पूरी कर मदीना की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें आग लग गई। सऊदी आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य तेजी से शुरू किए। इस दर्दनाक दुर्घटना का तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मुख्य सचिव पर डीजीपी और को घटना के संबंधित पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया और कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा वाणिज्य दूतावास पीड़ित भारतीयों को उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दुर्घटना में घायल कई यात्रियों का इलाज चल रहा है, जबकि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। बस में आग लगने से कई यात्री बाहर निकल भी नहीं पाए। इस बीच जिद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि पीड़ित परिवार उनके परिजनों की संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। मक्का मदीना हाईवे उम्रा एवं हज यात्रियों का सबसे व्यस्त मार्ग है और यह मार्ग पर पहले भी कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी है। वर्ष 2023 में भी इसी हाईवे पर एक हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब में हुई इस त्रासदी ने भारत में भी गहरा शोक और चिंता पैदा कर दी है, जबकि पीड़ित परिवार सहायता और जानकारी के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। अगली खबर, एमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ की, सियासी अटकलें तेज। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर की गई प्रशंसा ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार को भरोसेमंद और सफल मुख्यमंत्री बताते हुए बधाई दी, जिसके बाद इस बयान को संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देखने लगे। सिन्हा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए टीएमसी ने कहा कि यह उनकी पूरी तरह निजी राय है और पार्टी की आधिकारिक टिप्पणियां नहीं है। तृणमूल के आईटी सेल प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के मूल निवासी होने के नाते सिन्हा ने व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर यह प्रतिक्रिया दी होगी। पार्टी इस विषय में उनसे चर्चा भी करेगी। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि सिन्हा के बयान से टीएमसी के भीतर असंतोष झलकता है। उन्होंने कहा कि आसनसोल जैसी सीट पर बाहरी उम्मीदवार लाना तृणमूल के लिए गलत साबित हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले राजनीतिक बदलाव को देखते हुए उनका यह बयान नए राजनीतिक संकेतों को हवा दे रहा है। अगली खबर, यूपी में 2 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, कई कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मदाफुरपुर नहर पड़ती है थाना कोडोर में। यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, जो लखनपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये इनको बिठा के ले जाते थे अपना घर छोड़ने के का बहाना करके, और रास्ते में अपना सामान फेंक देते थे और कहते थे मेरा सामान खुद का लेते आओ, और इनका पैसेंजर्स का सामान लेके रफू चक्कर हो जाते। इस तरह की धोखाधड़ी का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए, इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। पुलिस पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा? आज दिनांक 16 नवंबर 2025 की देर रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान अमन पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़, गोविंद्र पुत्र सहबू निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। इनके 2 अन्य साथी जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी पहचान कन्हैया पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़ एवं शिवम पुत्र हुकम सिंह निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। यह शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इनके ऊपर चोरी एवं लूट के मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। रविवार देर रात बुलंदशहर और प्रतापगढ़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए 2 अलग अलग एनकाउंटर में कई कुख्यात अपराधियों को दबोचा गया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों के पुलिस का फायरिंग कर दी, जिसके बाद
हुई जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी घायल हो गए। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अमन, गोविंद, कन्हैया और शिवम के रूप में की गई है, जो सार्वजनिक परिवहन में जेब काटने और चोरी की वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने उनके पास से 12,000 रुपए नकद, 2 अवैध पिस्तौल और 2 बाइक बरामद की है। उधर प्रतापगढ़ के कोडोर थाना क्षेत्र में नहर के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें उत्तराखंड के लखनऊ निवासी 2 अपराधी आदित्य और दीपक गिरफ्तार किए गए। इनमें खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है और वे ट्रेन में, बसों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल, साथ ही पीड़िता के आधार कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए। दोनों जिलों में कार्रवाई के बाद पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में दोबारा चुनाव करने की मांग की है, कहा नतीजे ईसी की मदद से आए। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में दौरान विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव परिणाम चुनाव आयोग की मदद से आए और इस नतीजे से कोई भी खुश नहीं। वाड्रा की मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता असल में इन नतीजों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी सोमवार को सभी से मिलकर लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ और दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। अब वास्तविक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने युवकों को भी आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। वाड्रा वर्तमान के मध्य प्रदेश धार्मिक यात्रा पर हैं। उन्होंने इंदौर में खजराना गणेश मंदिर के दर्शन किए और 17 नवंबर को उज्जैन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा स्नान की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है और युवा इसे स्वीकार करेंगे। वाड्रा ने परिवार और देश के लिए पूजा करते हुए बदलाव की उम्मीद जताई। अगली खबर, भोपाल घर में नकली नोट छाप रहा था 10वीं पास युवक, 2.25 लाख बरामद। भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी निवासी विवेक यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने घर में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर की मदद से महीनों से नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने उसके पास से 2.25 लाख रुपए के तैयार नकली नोट और लगभग 30 लाख रुपए की करेंसी छापने का कच्चा माल बरामद किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात शांति नगर झुग्गी बस्ती में नकली नोट चलाने की सूचना मिली। पिपलानी पुलिस ने कार्रवाई कर विवेक यादव को पकड़ा, जिसके पास 500 के 23 नकली नोट मिले। पूछताछ के दौरान बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने का अनुभव लेकर घर पर ही नकली नोट बना रहा था। पैसा इसके पास से मिला है जो नकली था और क्या क्या उपकरण मिले इसके पास? देखिए, इसमें भोपाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिपलानी थाना पुलिस द्वारा एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो ये नकली नोट थोड़ा संदिग्ध लगा है, एक व्यक्ति है। तो इस बात पर विश्वास करते हुए जो हमारी थाना पिपलानी के 2IC इंचार्ज हैं परिहार, डीसीपी सर के मार्गदर्शन में और एसीपी द्वारा, चूंकि इनकी भी नाइट गश्त थी, उस दौरान इनको पता चला और उसके बाद फिर जब इस इलाके पूछताछ की गई व्यक्ति से, तो इसके पास से करीब 500 के 23 नोट मिले हैं, जो प्रथम दृष्टया देखने पर नकली जैसे प्रतीत हो रहे थे। इससे बाद में पूछताछ की व्यक्ति से, इसने अपना विवेक करके नाम बताया। प्रिंटिंग का काम, स्वयं प्रिंटिंग का काम करता है, ये काफी समय से प्रिंटिंग का काम कर रहा है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है। और पूछताछ के उपरांत जब इससे और इसमें गहन पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं लगभग करीब 1 साल से ये काम कर रहा हूं और फिर इसके पास से करीब 2.25 लाख के नकली नोट इसमें बरामद किए गए हैं। कहाँ चलाता था ये स्वयं ही करता था और स्वयं द्वारा ही दुकानों पर सिंगल नोट ऐसे इसने चलाए हैं। कितने पैसे इसने बाजार में खपा दिए हैं? और अभी तक जो इससे पूछताछ हुई है, इसने बताया करीब 5 से 6 लाख रुपए इसने मार्केट में इस तरीके से चलाए हैं, एक नोट करके। कोई पर्टिकुलर बाजार था? कोई ऐसा बाजार नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। इसने जहां भी इसको लगा, इसने इस तरह के नोट चलाए हैं। ये सारा पूरा काम अकेले ही कर रहा था, इसका कोई इसमें सहयोगी नहीं है। अभी तक की जो पूछताछ में हमको पता चला कोई इसका अन्य सहयोगी नहीं है और स्वयं ही चूंकि प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है और काफी इसने इसमें अध्ययन किया है और अध्ययन उपरांत फिर इसने इस तरीके का काम शुरू किया है नकली नोट। प्रिंटिंग के लिए जब पूरी मशीन और ये तमाम चीजें होती तो क्या प्रिंटिंग मशीन इसने अपने घर में लगा रखी? यस, इसमें पूरी प्रिंटिंग मशीन, इसके जो इतने सारे उपकरण इसमें काम में आते हैं, डाई से लेकर जो बाइबल पेपर करके बोलते हैं वो पेपर, और जो
जो स्टैंपिंग फाइल है वो फाइल और जो अन्य सामग्री वाटर मार्किंग की जो डाई आती है वो सारी चीजें इसने स्वयं ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से खरीदी है। सर एक नोट छापने के लिए एक स्पेशल पेपर होता है जो आरबीआई के मॉनिटरिंग में छापे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं उस पेपर को। वो पेपर बहुत रेयरली किसी को अवेलेबल हो पाते हैं। कैसे उसने उसका आंकड़ा लगाया, ऑनलाइन उसको कैसे उस तरह के कागज अवेलेबल हो? ऑनलाइन जो सिंपल पेपर होता है 40 GSM का पेपर इसके द्वारा मंगाया गया था। फिर 2 पेपरों के माध्यम से इसने इस तरीके का, चूंकि प्रिंटिंग का जानकार व्यक्ति है और उससे जुड़ा हुआ है, तो इसने काफी इसमें अध्ययन करके फिर इस तरीके से इसमें तैयारी करके इसको बनाया है। पुलिस ने आरोपी के घर पर मिनी प्रिंटिंग यूनिट भी बरामद की, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, विशेष इंक और नोट बनाने का सारा सामान था। आरोपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और किताबों से नकली नोट बनाने की तकनीक सीख रहा था। पुलिस अब तक यह पता लगा रही है कि नोट किस किस जगह पर इस्तेमाल हुए गए, कितने लोग उसके नेटवर्क में शामिल हैं। अगली खबर, डीके शिव कुमार के ब्लैकमेल की अटकलों को खारिज किया, कहा पार्टी के प्रति समर्पित हो। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सत्ता परिवर्तन और इस्तीफे की अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस को ब्लैकमेल करने वाला नहीं है और पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के विचार से दूर हैं और पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में जिम्मेदारियों को निभाएंगे। उन्होंने बताया कि संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और पद परिवर्तन का निर्णय पूरी तरह से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का विशेष अधिकार है और यह पार्टी आलाकमान के साथ विचार विमर्श के बाद होगा। डीके शिव कुमार दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को कर्नाटक में 100 नए कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करने आए थे। शिव कुमार ने मीडिया की अटकलों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने में दिन रात मेहनत की है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी 2028 में कर्नाटक की सत्ता में वापसी करेगी। उनका कहना है कि शिलान्यास और अन्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पर संभालेंगे और किसी भी स्थिति में इस्तीफा या ब्लैकमेल की बात नहीं होगी। अगली खबर, जेडीयू नेता बलियावी का दावा 30 से 35% मुसलमानों ने बिहार में एनडीए को दिया वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए की शानदार जीत के बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बुनियावी ने दावा किया कि लगभग 30 से 35% मुसलमानों ने एनडीए के पक्ष को वोट किया। बलियावी ने बताया कि उन्होंने पिछले 4 महीनों में करीब 65 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामीणों में बातचीत के दौरान सह रुझान स्पष्ट रूप से देखा। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि मूल वोट है जो महागठबंधन का मुस्लिम है और यादव है। आखिर इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को आना, क्या मुस्लिम इस बार कटकर एनडीए में शिफ्ट हुई है क्या? मैं चुनौती देता हूं, पक्का 4 महीना में 65 विधानसभा में घूमा हूं। बाय रोड मैंने रैली नहीं किया है, गांव यात्रा किया है और उस समय में निकला हूं जिस समय लोगों ने एक माहौल 2020 का मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बना रखा था और बलियावी साहब जिस गांव में जाते थे 500, 400, 1000 और लोगों के बीच में माइक देता था और मैं पूछता था कि आप बताइए बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब एनडीए के साथ गवर्नमेंट चलाते हुए वो कौन सी योजना, स्कीम, लाभ है जो सबको मिला और मुसलमान को ना मिला हो? आप माइक लीजिए और जुर्म बताइए। 2020 में एनआरसी के एक प्लास्टिक के सांप को दिखाकर डरा दिया गया और हमारी सीटें कमजोर हो गई, संख्या बल घटाई गई। लेकिन 65 विधानसभा घूमने के बाद जनता और खासतौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच माइक देने के बाद जो छन करके रिपोर्ट आई, तो उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि 30 से 35% हर विधानसभा में मुसलमानों का वोट एनडीए को जाएगा। और मैं साफ कह रहा हूं,
कि एनडीए गठबंधन के वो सारे लोग भाजपा समेत निकाले बूथ लिस्ट। बहुत दूर मत सिवान चलिए ना, मेरे पास खबर आई है मुस्तफाबाद से, मुश्काबाद से। देखिए क्या वोट है परसेंटेज का, वहां तो जेडीयू का उम्मीदवार नहीं था। आम धर्म, मजहब, जात, क्षेत्र, इलाका के लोगों के दिल दिमाग में केवल एक बात कि नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को न पहले मिला है और न सामने उनके जैसा कोई दूसरा आने वाला दिखाई दे रहा है, और इसी पर जनता ने जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार के 20 साल के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया और किसी ने भी सरकारी योजनाओं में भेदभाव की शिकायत नहीं की। बरियावी ने जोर देकर कहा कि बिहार अब काम की राजनीति चाहता है, नफरत की नहीं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों को समान सुविधा दी और उनकी काम की नीतियों का जनता ने इनाम दिया। बलियावी ने निष्कर्ष निकाला है कि जाति और धर्म की राजनीति कमजोर हुई है, जबकि काम की राजनीति मजबूत हुई है। इस चुनाव में एनडीए की 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर दिया, जबकि अन्य दलों के खाते 6 सीटें आई। उनका दावा बिहार चुनाव के मुस्लिम वोट को एनडीए के लिए महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।